हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे हैं कुछ ही चैप्टरों के, और सारे चैप्टर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए तो बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन ऑफ इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऑफ लाइब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम देखें तो हमारा जो वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ होती है, हमारा कहाँ होती है, pH2 में होती है। किसमें? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, एप्रेस पार्ट के अंदर। तो वहां पर हमारी स्प्लिटिंग होगी किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज की प्रेजेंस में। लेकिन लाइब्रेट कौन करेगा ऑक्सीजन को? क्लोरीन और कैल्शियम हमारे लाइब्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा क्या, इसने लाइब्रेट ही पूछा है, लाइब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या आंसर आएगा? क्लोरीन आएगा। अगर क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, कॉम्प्लेक्स फोर कंटेनिंग फॉलोइंग साइटोक्रोम। कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर कौन सा साइटोक्रोम होता है? अगर हम देखें, ईटीएस साइकिल देखें, ईटीएस साइकिल चलाते क्यों है? ऑक्सीडेशन करना होता है हमें NADPH और FADH2H का रेस्पिरेशन में। तो जो भी हम क्रैब साइकिल के अंदर NADPH और FADH2 बनाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कहाँ करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर करते हैं। तो अगर देखें कि हमने क्या होता है, क्रैब साइकिल कहाँ चलती है? हमारी मैट्रिक्स के अंदर चलती है। हमने वहां से NADPH और FADH2 तो बना लिया, हमारे पे NADPH ये हो गया, और FADH2 हमने जब सक्सिनेट से फ्यूमेनेट बनाया तो FADH2 हमारे पे वहां बन गया। ठीक है, तो हमारे पे NADPH है और NADPH2 के पास दो हाइड्रोजन है। तो अब मानते हैं दो हाइड्रोजन हमारे पास FADH2 के पास है। तो हमने एक हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन को H+ कर दिया और उससे एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। तो हमारे पे दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन से क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दो ही हाइड्रोजन अंदर जाएंगे। दो हाइड्रोजन अंदर चले गए। अब ये मैं बताऊंगा दो हाइड्रोजन और कहाँ से आएंगे? चार हाइड्रोजन है ना। ठीक है, तो अब ये आगे चलेंगे। ये क्या है? यूबिक्यूटेनॉल है। तो ये क्या करेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे यूबिक्यूटेनॉल के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। क्या हुआ? यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एक अपने पास रखेगा तो दो हाइड्रोजन फिर अंदर भेज देगा, यूं इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चला गया, थ्री कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास पहुंच गया। ये तो हो गया, फर्स्ट वाले ने थर्ड के पास पहुंचा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो कि सेकंड वाला भी क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले के पास पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ से जब FADH2 के पास भी दो हाइड्रोजन है, वो भी अपने ऐसी तरह से क्या करेगा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसमें से यूबिक्यूटिनोल एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा और उसकी जगह क्या करेगा? दो हाइड्रोजन अंदर ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा तो उससे क्या होगा कि दो हाइड्रोजन अंदर चले जाएंगे यूबिक्यूटिनोल के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि इसके पास क्या हो गया? हमारे पास चार हाइड्रोजन हो गए। एक देखो, दोबारा से देखो कि एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन तो चले यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूटिनोल ने ले लिया। अगला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास चला गया। यहाँ से भी दो हाइड्रोजन निकले और दो इलेक्ट्रॉन निकले, और क्या हुआ? हाइड्रोजन तो यहीं रह गए, दो इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे? एक इलेक्ट्रॉन तो यूबिक्यूटिनोल ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा आगे चला गया कॉम्प्लेक्स टू के पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इसके पास चला गया। तो अगर हम देखें, अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर यहाँ से जाने के बाद ये इसके पास आएगा कॉम्प्लेक्स फोर के पास। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर मैं इसमें पूरी डिटेल बताने लग गया तो ETS साइकिल पूरी बतानी पड़ जाएगी। अगर हम कॉम्प्लेक्स फोर को देखें तो कॉम्प्लेक्स फोर में क्या होगा कि हमारे पास साइटोक्रोम ए है और A3 है। थ्री है, तो हमारे से यही पूछा है कि हमारे कॉम्प्लेक्स फोर में कौन कौन से हमारे पास साइटोक्रोम है। हमारे पास A है और A3 है, और जैसे ही हमारे पास ये हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते जाएंगे, हमारे का मेन प्रोटेक्शन क्या करना है? हमारे ATP का प्रोटेक्शन करना है। तो हमारे पे जैसे ही हाइड्रोजन इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे ये क्या है? हमारे पे पंप प्रेजेंट है ATP प्रोडक्शन का। तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, तो यहाँ से क्या हुआ? ATP प्रोडक्शन होता चला जाएगा किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द ब्रेकिंग ऑफ डैश द बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद इन द सेल विच प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो हमारे कौन से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जब ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज करते हैं? हम ग्लूकोज यूज करते हैं, वही तो ब्रेक होता है। तो ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं?
कार्बन कार्बन के अंदर बॉन्ड होते हैं, ये देख रहे हो आप, कार्बन कार्बन के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कार्बन कार्बन। द हाइट कंसंट्रेशन ऑफ विच मटेरियल में बी टॉक्सिक फॉर प्लांट, कि हाई कंसंट्रेशन किस एलिमेंट की बढ़ जाती है जिससे हमें प्लांट को टॉक्सिक हो जाता है। अगर देखा जाए, मैग्नीज एक ऐसा है कि मैग्नीज क्या करता है, इनहिबिट करता है अदर एलिमेंट को अपटेकिंग करने में। क्या करता है कि मैग्नीज कि जब अगर कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए उसकी पर्टिकुलर लिमिट से, तो क्या करता है वो अदर एलिमेंट को भी रोकता है ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे अगर देखा जाए, मैग्नीज कंबाइन विद आयरन compete विद आयरन, मतलब अगर मैग्नीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयरन और मैग्नीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो आयरन और मैग्नीशियम को compete करेगा। क्या करेगा, जहां भी अगर कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी हो रही होगी उससे उसकी जगह मैग्नीज जाके बाइंड कर लेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आयरन उस पर्टिकुलर फंक्शन में रोल प्ले नहीं कर पाएगा। और मैग्नीशियम क्या करता है, कैल्शियम को भी अपटेक करने में, मतलब इनहिबिट करता है, कैल्शियम को अपटेक करने में भी इनहिबिट करता है शूट एपेक्स में। ठीक है। अगर अब मैग्नीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे में डेफिशिएंसी किस किस की होगी, आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की हमारे पास डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। तो हमें क्या हुआ कि हमने मैग्नीज की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो मैग्नीशियम की वजह से टॉक्सिसिटी, किसकी वजह से टॉक्सिसिटी किस किस में देखी जाएगी, हमें देखी जाएगी आयरन में, मैग्नीशियम और कैल्शियम में हमें सिम्टम्स पाए जाएंगे कि हाँ भाई, कि मैग्नीज की कंसंट्रेशन की वजह से कि ये जो पर्टिकुलर आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये अपना फंक्शन पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो मैग्नीशियम toxicity may actually be deficiency as a symptom of iron, magnesium और कैल्शियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पे क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल मेक मे बी टॉक्सिक फॉर प्लांट, मैग्नीज सबसे ज्यादा यही कर रहा है, क्योंकि भाई इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है मैग्नीज की, तो वो आयरन की भी कम कर रहा है, कैल्शियम की भी कम कर रहा है और मैग्नीशियम की भी कम कर रहा है। ये इससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अगर ग्लाइकोलाइसिस देखा जाए, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, साइटोप्लाज्म में चलती है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में प्रेजेंट होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। लीनियर पाथवे होता है। ठीक है। इसमें कोई CO2 प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है। अगर क्रैब साइकिल को देखा जाए, क्रैब साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। ठीक है। एक साइक्लिक पाथवे है। ठीक बात है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। ए का फर्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है। थर्ड, लीनियर पाथवे है, CO2 प्रोडक्शन नहीं होता। क्रैब साइकिल हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है और एक साइक्लिक पाथवे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। करेक्ट कौन नहीं है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में चलता किसमें, PS1 में चलता है। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन किसमें चलता है, PS1 और PS2 में चलता है। तो हमसे किसमें पूछा, कौन करेक्ट नहीं है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ओनली ATP। हाँ भाई सही बात है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नॉट रिलेटेड टू रिलीज O2। भाई O2 नहीं, यहाँ पर क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती नहीं है, तो क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं। ठीक बात है। इट अकर इन स्ट्रोमा लैमेली ऑफ ग्रेना। हाँ सही बात है, स्ट्रोमा लैमेली में होता है, लेकिन PS2 नहीं होता है स्ट्रोमा लैमेली में। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओनली ATP एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं ये काम PS2 का है। तो हमारा कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला, तो इसने इनकरेक्ट ही पूछा है हमसे। ठीक है। तो ये है हमारा इनकरेक्ट। ठीक है। और हम और भी देख लेते हैं PS1 और PS2 में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है हमारा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम PS1 और PS2 दोनों होते हैं। इसमें क्या हो, ATP और NADPH दोनों फॉर्मेशन होते हैं। सही बात है। और इसमें ऑक्सीजन लाइब्रेट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया PS2 में क्या होता है, मैग्नीज आयन होता है जो ब्रेक करता है ऑक्सीजन को। और क्या, क्लोरीन और कैल्शियम लाइब्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीजन लाइब्रेट किस में हो रही है, PS2 में से लाइब्रेट हो रही है। और किसमें, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हो रही है। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन PS1 और PS2 बहुत प्रेजेंट होते हैं। The electron expelled by the reaction center molecule is not returned back it, मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है ना, वो रिटर्न बैक नहीं आता उसके पास, और यहाँ पर वाटर कंज्यूम होता है। ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देखिए,
इसमें ओनली PS1 होता है और इस साइकिल की तरह रोटेट होता रहता है। इसमें ओनली एटीपी प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीजन लाइब्रेट नहीं होती, क्योंकि इसमें वाटर स्प्लिट नहीं होता। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस अपनी जगह से एक्सप्लिट होता है और वो रिटर्न लौट के भी आता है। इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्लिट बाय द रिएक्शन सेंटर, रिटर्न टू बैक टू इट। वाटर इज नॉट कंज्यूम इन दिस प्रोसेस। इसमें कोई वाटर कंज्यूम नहीं होता PS1 में, साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन में। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन में आपके PS1 PS2 दोनों थे। साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन में आपके पास ओनली PS1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट मैच। कौन सा करेक्ट नहीं है? कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ भाई, मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है, पहला ठीक है। Fe कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, नहीं, ये काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन बोरोन का है। Fe का क्या काम है? आयरन का क्या काम है आपका? क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फेराडोक्सिन और साइटोक्रोम में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये आपका ये वाला गलत है। अब मैंगनीज क्या? मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। हाँ, सब यूनिट को बाइंड करने में मैंगनीज का एम रोल होता है। और क्या करता है मैंगनीज? आपने सुना होगा रुबिस्को एंजाइम को को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। पेपकेस को हेल्प करता है हेचेंट साइकिल में। ठीक है। के क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, हाँ, ये दोनों सही है। ठीक है, हमारे पास गलत कौन सा है? ये, और हमसे गलत ही पूछा है। ठीक है, यहाँ से हम मिटा देते हैं, हमसे गलत ही पूछा है। इसको अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमोनिया के साथ हमने ऑक्सीजन को ट्रीट कराया, हमें क्या बना? नाइट्राइट आयन बना है। नाइट्राइट आयन क्या होता है कि ये हमें क्या कर रहे हैं? इसमें नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। नाइट्राइट आयन को फॉर्मेशन क्या हो गया? नाइट्रिफिकेशन हो गया। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, हम ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, हमें इसने क्या अंतर दिखाया है? नाइट्राइट तक दिखाया है। ठीक है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन पूरे होता है नाइट्रेट तक होता है। इसने क्या दिखाया? नाइट्राइट तक दिखाया है। तो क्या होता है कि इसमें कीमोऑटोट्रोफ बैक्टीरिया होते हैं, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना आपके, जैसे अमोनिया हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो केमिकल एजेंट्स टाइप के हो गए, कीमोऑटोट्रोफ्स उन्हीं को बोलते हैं। काफी तरह के ऑटोट्रोफ जो क्या होता है, वो खाना जो अपने आप बनाते हैं। सेप्रोट्रोफ जो डेड एंड डिके पे होते हैं। तो हमारे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोऑटोट्रोफ्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये अब आपको अमोनिया दिख रहा है, ये अमोनिया में नाइट्रोसोमस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया जो हैं, जो किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इसमें क्या कौन सा हो गया? नाइट्रोसोमस और नाइट्रोकोकस नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने को नाइट्रोबैक्टर होता है। तो हमारे पे नाइट्रोबैक्टर, तो हम इसमें तो कन्वर्ट कर नहीं रहा, ओनली किस में कन्वर्ट कर रहा है? नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? नाइट्राइट में। नाइट्राइट में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड और थर्ड सही है। फाइंड आउट द करेक्ट मैच। नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट को जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो नाइट्रोसोमस आएगा? नहीं आएगा। करेक्ट पूछा है, नहीं। नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लिया, नाइट्रोसोमस नहीं, नाइट्रोबैक्टर आता है। अब क्या है? सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम, ये भी गलत है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोम, नहीं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया थायोबैसिलस, हाँ, कैसे करता है ये देखता हूँ, आपको बताता हूँ। कौन सा? डीनाइट्रिफिकेशन थायोबैसिलस कैसे करता है? आपको ये दिख रहा है कि अब ये हमारे पास ये क्या है? नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन को क्या करें? ये नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, फिर किस में कन्वर्ट करेगा? N2 में। इसको ही डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस दो बैक्टीरिया हैं जो इसका वर्क करते हैं। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर N2 में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर N2 में कन्वर्ट करते हैं। इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्शन के लिए कितनी एटीपी की जरूरत होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में 8 एटीपी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लांट कैन एक्सप्रेस एज W1 इक्वल W0 इक्वल टू E की पावर RT होता है। ये आपकी फाइनल हो गया, W1 फाइनल हो गया।
ये आपका इनिशियल हो गया। इससे पूछ सकता है कि आपका कर्व कैसा बनता है, सिग्मोइडल कर्व बनता है। कर्व बनता है इसमें कुछ इस तरह का। हम्म, कुछ इस तरह का। ये आपकी लैग होती है, ये आपकी लॉग होती है, ये आपकी स्टेशनरी फेज होती है। और ये आपके क्या होता है, साइज वर्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन, द वन हार्मोन आर यूज टू स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेसिंग इन बर्ली, कौन सा होता है, जिब्रेलिन। अनोदर आर यूज टू प्रमोट इन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के लिए कौन सा यूज होता है, आपका ऑक्सिन यूज होता है। द थर्ड हेल्प इन डिलेइंग द लीफ सेनिसेंस, लीफ को सेनिसेंस कौन रखता है, आपका साइटोकाइनिन। तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें बोल रहा है द इसेंशियल एलिमेंट दैट कैन एक्टिवेट एंजाइम, मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम किसको करता है, रिबोलोस बाइफॉस्फेट, रिबोस्को, रिबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोलेस ऑक्सीलेज एक्टिविटी शो करता है। हाँ, पेप केस में भी होता है, हेचेंट साइकिल में, पेप केस में, C4 साइकिल में। और किस में होता है, आपके क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर कंपोनेंट में होता है। जिंक क्या करता है आपका, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, हाँ ठीक है। और क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है। मोलिबेल्ट्रम नाइट्रोजनियस एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया, फर्स्ट का ए, सेकंड का भी ठीक है। द फंक्शन ऑफ TCA साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट, क्या हो गया कि रिडक्शन ऑफ NAD एंड रिडक्शन ऑन FAD। हाँ, रिडक्शन होता है, NAD से NADH2 बनता है ना, और FADH2 बनता है, तो रिडक्शन होता है ना क्रेब्स साइकिल में। जनरेट GTP, हाँ। मोस्टली एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हाँ। मैक्सिमम सारे एंजाइम होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट सक्सेनाइल डिहाइड्रोनेज। जो कि सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। एक बस वही एक एंजाइम ऐसा है जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, नर्व में। रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA, नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होता। हम क्या होता है, CO2 का यूज करते हैं यहाँ पर, CO2 का रिमूवल होता है एसिटाइल CO का। से पहले देख रहे हो आप, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल CoA में। तो हमारा गलत ये है, क्या हो रहा है, ये पायरुवेट 3 कार्बन का है, आपको दिख रहा है, मैंने इसलिए शो करा है 3 कार्बन का। उसे जब एक CO2 रिमूव होगी किसके, कोएंजाइम A के प्रेजेंस में, CO2 रिमूव हुई तो क्या बन गया, 2 कार्बन का एसिटाइल CoA बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमाइनो एसिड आर ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम वेसल्स। अमाइड के पास ज्यादा नाइट्रोजन होती है अमाइनो एसिड से। और क्या होता है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच इसेंशियल एलिमेंट एंड फंक्शन, Mn द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, नहीं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट आपका कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है आपका। ठीक है, मैग्नीशियम आपको मैंने बताया कि पेपकेस में होता है, रोबुस्को एंजाइम में होता है। अगला कंपोनेंट क्या बोल रहा है कि कैल्शियम इज कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमेला, जी ठीक है। जिंक इज द एंजाइम एक्टिवेटर, हाँ ठीक बात है। और आपका F इज अ कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, यहाँ फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की तरह हेल्प करता है ये आपका Fe फेरोडॉक्सिन के अंदर। ठीक है, तो हमारा गलत क्या था, ये था। तो हम इसके और बारे में देखते हैं कि जिंक क्या है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन डाइवेलेंट स्टेट, Zn2+ की स्टेट में ये एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में करता है आपका जिंक। मैग्नीशियम क्या है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन डाइवेलेंट स्टेट, ठीक है। और क्या करता है कि इन्वॉल्व इन प्लांट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, DNA एंड RNA सिंथेसिस। और प्रिंसिपल क्या है इसका, क्लोरोफिल, मेन कंपोनेंट तो क्लोरोफिल का है। जब आप देखोगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बीच में क्या होगा, आपको मैग्नीशियम का दिखेगा।
और जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर जो सब यूनिट जो बाइंड होती है ना, वो मैग्नीशियम की ही प्रेजेंस में बाइंड होती है। आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट। अब आयरन बचा हमारे पर, आयरन इज ऑब्टेन्ड इन फेरस स्टेट। आयरन स्टेट इज एक्टिवेट कैटलाइजिंग एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में तो आपका आयरन यूज हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर में कौन यूज हो रहा है आपके में, मैग्नीशियम। और क्या करता है आयरन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड फेराटॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम आपने देखा होगा टीसीएस साइकिल में, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फेराडॉक्सिन देखा होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम नाइट्रोजन इज हाईली सेंसिटिव टू सो इट इज रिक्वायर्ड डैश। क्या हमें हाईली सेंसिटिव किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। और हाँ, उसको क्या कैसी कंडीशन प्रोवाइड होनी चाहिए, एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड होनी चाहिए, जब भी तो वो अपना वर्क करेगा। हाईली सेंसिटिव किसके लिए है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के। और एनएरोबिक की कंडीशन प्रोवाइड होगी जब भी तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन इसके बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। हाँ, नाइट्रोजन में फिक्सेशन जो करते हैं ना मेनली, वो आपके प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। They carried out nitrogen fixation in living organism. Nitrogen is convert atmospheric nitrogen into ammonia. ठीक बात है। It is a molybdenum of Fe. इन दोनों की एंजाइम की मतलब ये कोफैक्टर की तरह वर्क करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ऑक्सीडेशन क्या होती है आपकी मोलिब्डेनम में, नाइट्रोजन की, मोलिब्डेनम की नाइट्रोजन एंजाइम की उसमें 3 होती है। और क्या होता है ये हाईली सेंसिटिव किसके लिए होता है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के लिए। और नाइट्रोजन एंजाइम रिक्वायर्ड एनारोबिक कंडीशन फॉर एक्टिविटीज। ठीक है, लैग होमोग्लोबिन का नाम तो सुना ही होगा, न्यूड्यूजम में एक्ट करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह वर्क करता है आपका नाइट्रोजनेज। क्या होता है, इट हेल्प मेंटेन द एनारोबिक कंडीशन एंड नाइट्रोजनस एंजाइम। क्या करता है कि अब लैग होमोग्लोबिन जो होता है जब नोड्यूल्स में क्या एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि अब एनारोबिक कंडीशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन 70 एटीपी अंडर द एनारोबिक कंडीशन। इससे आप क्या समझते हो, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। वैसे तो हमारे पास 4 एटीपी प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। तो हम पे 4 में 4 एटीपी प्रोडक्शन हो, लेकिन 2 एटीपी कंज्यूम हो गए, बचे कितने एटीपी हमारे पास, 2 एटीपी बचे। तो अब जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारे पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए ग्लूकोज के, 35 हुए ना। जब 70 एटीपी प्रोडक्शन करनी, एक ग्लूकोज 2 एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज 2 एटीपी प्रोडक्शन हुआ तो कितने हुए, 35 ही तो बचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच वन यील्ड हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन करता है, फैट करता है 9.4 किलो कैलोरीज। फिर उसके बाद प्रोटीन आता है, फिर कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज। तो क्या हो गया आपका, फैट हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टोमेटा ऑफ कैम्प प्लांट क्या करता है, ओपनिंग ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। रीजन क्या होता है, अगर आप डे के टाइम पर देखें, जब लाइट का टाइम होता है तो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। CO2 की कंसंट्रेशन होती है और मैलिक एसिड फॉर्मेशन होता है गार्ड सेल के अंदर, वो क्या डिसोसिएट हो जाता है मेलेट आयन और H प्लस आयन में। अब क्या होता है, H प्लस आयन का इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं गार्ड सेल के अंदर। वो क्या होता है कि एक्सचेंज करते हैं, जो बाहर साइड जो K प्लस आयन प्रेजेंट है ना गार्ड सेल से आउटसाइड जो प्रेजेंट है, वो H प्लस आयन से एक्सचेंज होते हैं। तो के प्लस आयन क्या होते हैं, गार्ड सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और H प्लस आयन बाहर की तरफ चले जाना शुरू होते हैं गार्ड सेल के। तो के प्लस आयन क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर इकट्ठा होते जाएंगे तो टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर रात को बात करें तो CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके pH क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और एब्सिसिक एसिड आपका रिलीज होता है, जिससे कि स्टॉप करता है K प्लस आयन को एक्सचेंज होने में। और क्या होता है कि आपकी जो मेलेट आयन जो प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल में और साइटोप्लाज्म में, वो H प्लस आयन से कंबाइन कर जाता है मेलिक एसिड से। और क्या होता है, H प्लस आयन जो ट्रांसपोर्ट बैक इनटू सब्सिडियरी सेल एंड रिजल्ट डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल।
और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्या हुआ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा ये कोई एग्जाम में हमें बस ये पता होना चाहिए कि होता क्या है कि ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पेयर इज रॉन्ग, जिंक इज रिबुस्को? नहीं, रिबुस्को के लिए हम कौन सा यूज करते थे, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कहाँ यूज करते थे हम, पेप केस में यूज करते थे। और मैक्सिमम हम कहाँ यूज करते हैं, हम क्लोरोफिल में यूज करते थे। ठीक है, क्लोरोफिल के जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट था वो था। ठीक है, अब बोरॉन पोलर ट्यूब का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जिंक का ये क्या है, रॉन्ग है। जिंक का काम क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो रिबुस्को तो कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। बोरोन का क्या है, पोलर ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और मैग्नीशियम क्या कहता है, रिंग ऑफ क्लोरोफिल। हाँ ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया भी। हाँ, पोटेशियम कैन मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। हाँ, आपको मैंने यहाँ पे भी पूरा वही बताया कि कैसे पोटेशियम कैसे टर्जिडिटी मेंटेन करता है। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब रेस्पिरेशन मीन क्या होता है आपका, फैकल्टेटिव का मतलब क्या हो गया आपका, जो कि आपका एनारोबिक कंडीशन में भी रह सके। अगर उसे एनारोबिक की कंडीशन ना प्रोवाइड हो तो वो एरोबिक कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर ले। तो जनरली एनारोबिक बट मे बी एबरोबिक। ठीक है, अब मैं इसके और भी चीजें बताता हूँ, इसमें और भी बहुत तरह के होते हैं। अगर ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या रहा है, जैसे आप वायरस को देखते हो तो वो कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ऑब्लिगेटर क्या था, होस्ट पे रहते हैं। अगर होस्ट नहीं है तो वो भी सरवाइव नहीं करेंगे, इस तरह से बोलते हैं ऑब्लिगेट वायरस होते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऑब्लिगेट एनारोब तो क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब्स बोला है, तो इसका मतलब हो कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, बैक्टीरिया डेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो बैक्टीरिया डेटा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो अगर उसे ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो किल हो जाएगा। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स बोल रहा है, तो क्या हुआ, फैकल्टेटिव एनारोब मतलब कि उसे एनारोबिक कंडीशन चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन कंडीशन में भी वो सरवाइव कर लेगा, जब वो मरेगा नहीं ऑक्सीजन कंडीशन में भी, लेकिन उसे अपनी ग्रोथ के लिए एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड है। इट इज डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बट डू नॉट किल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल ई कोलाई। ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला एग्जाम्पल, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इवेंट इज करेक्ट इफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो हमें सीक्वेंस बताना है कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है पर्टिकुलर एक ग्लूकोज का एंड तक। तो हमें देखते हैं, जब जैसे हम ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, वो एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है। फिर जो उससे पायरुविक एसिड बनता है हमारा, तो उससे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो टीसीए साइकिल में जाता है। टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल में जाता है वो। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, क्रेब्स साइकिल से वो पायरुविक एसिड को और फर्दर ब्रेक करते हैं हम। और जो भी ग्लाइकोलाइसिस से और टीसीए साइकिल से हम जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जितनी भी एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं और या एफएडीएच2 बनते हैं, उनको फर्दर ऑक्सीडाइज कराया जाता है हम किसमें, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और उनसे हम क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप ग्लूकोज देख रहे हो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड बना रहे हैं। तो ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनने हैं हमारे पास, दो पायरुविक एसिड बनने हैं। तो हमारे पास कितने एटीपी प्रोडक्शन हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, पायरुविक एसिड तक दो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो एनएडीपीएच2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हो गए, ये हो गया। अब क्या हुआ, हमने अब ये करा, पायरुविक एसिड को हमने फर्दर ब्रेक करा और उससे हमने क्या बनाया, एसिटाइल सीओए बनाया। ठीक है, तो हमारे पास पायरुविक एसिड दो हैं, तो हमारे पास NADPH तो एक बनना है यहाँ पर लेकिन हमारे दो पायरुविक एसिड है, तो हमारे पास NADPH कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। और CO2 भी कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना वो दो बने। और पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल CoA जो बना वो भी हमारे पास दो बने, तो हमारे पास NADPH2 कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, और दो ही CO2 बन जाएंगे। ठीक है, अब एसिटाइल CO को जब ये क्रेब्स साइकिल के अंदर आएगा, तो हमारे क्रैब साइकिल के अंदर कितने आ रहे हैं, एसिटाइल CO2 CoA दो आ रहे हैं, पर हम अभी एक को मानते हैं, फिर हम दो को मानेंगे एक साथ। ठीक है,
अगर हम एक को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास 2 CO2 मिलने हैं, 3 NADPH बनने हैं, 2 ATP बनने हैं और एक FADH2 बनना है। अगर हम 2 एसिटाइल CO को लेंगे तो हमारे पास इसको इंटू 2 कर देंगे सब में। ठीक है, अब हम इनको कैलकुलेशन, अब जो हम पर ये NADPH और FADH2 बने ना हमारे, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे हम किसके अंदर, ETS साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, उसमें हम इनको फर्दर ब्रेक करेंगे, उससे ATP का प्रोडक्शन करेंगे। और एक NADPH2 3 ATP के बराबर होता है और एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है। तो देखते हैं हमारे पास कितनी ATP प्रोडक्शन होगी इन सब के बाद, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, TCA और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद हमारे पास कितनी ATP प्रोडक्शन होगी, ये देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से हमारे पास कितने हुए, 2 हुए। लिंक रिएक्शन से हमारे पास NADPH2 2 हुई। क्रैब साइकिल से हमारे पास कितने आए, कितने आएंगे हमारे पास, 6 आए, 6 NADPH2 बने। कैसे, 3 1 से, और हम एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, अब 2 2 के चल रहे थे तो कितने हो गए, 6 NADPH2 बन गए। टोटल कितने हो गए NADPH2 हमारे पास, 10। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और हमारे पास कितने थे, FADH2 कितने बने, 2 बने। क्रैब साइकिल में 2 बने। हमारे पे ग्लाइकोलाइसिस में कोई कोई FADH2 नहीं बनना था, ना लिंक रिएक्शन में बनना था। और हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2, क्योंकि हमारे एक के लिए FADH2 1 हुआ और 2 के लिए, क्योंकि एसिटाइल CoA हम 2 ले रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो कितना है किसमें टूट रहा था, पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में टूट रहा था, फिर 2 एसिटाइल CoA में टूट रहा था, क्योंकि 2 एसिटाइल CoA अंदर आ रहे थे क्रैब साइकिल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ रहे थे। ठीक है, और ग्लूकोज से, वो ग्लाइकोलाइसिस से ATP कितने प्रोड्यूस हुए हमारे पास, 2 हुए। और लिंक रिएक्शन से हमारे पास कोई ATP प्रोडक्शन नहीं होता। और क्रैब साइकिल से हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। और टोटल ATP कितने हो गए हमारे पास, 4। ठीक है, 10 ये हो गए हमारे पास, 10 का। और अब एक NADPH2 कितने का होता है, इंटू 3 ATP के बराबर होता है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 30। FADH2 कितने का होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये कितने हो गए, 4, और 4 हमारे पास ATP है। तो इसको वो कर लो, प्लस कर लो सबको, तो कितना होगा, 38 ATP प्रोड्यूस हुए हमारे पास ETS साइकिल के बाद। ठीक है, हमारा सीक्वेंस ये रहा। अगला देखते हैं, द पाथवे ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन शो इन द बाय डायग्राम, आइडेंटिफाई ABC। अब आगे आगे देखते हैं, इसे देखो कि अब क्या होता है कि ये देख रहे हो आप, ये ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज क्या है, ग्रेसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, NAD से NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है, से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि अब पायरुविक एसिड के बाद किस में, ये पायरुविक एसिड से हमारा क्या हो रहा है, NADPH2 का क्या हो रहा है, हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इससे क्या बनना है हमारे पास, लैक्टिक एसिड बनना है, लैक्टिक एसिड बनना है। सी हमारा लैक्टिक एसिड हो गया। और इसमें जब हाइड्रोजन, हम पायरुविक एसिड को अगर हम बी वाला कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन रिमूवल कर रहे हैं, NAD+ बना रहे हैं, और एक CO2 रिमूव कर रहा है, जब एक CO2 रिमूव हो जाएगा पायरुविक एसिड से तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एल्कोहल फर्मेंटेशन हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ ये पूरा, पहला तो हमारे पे क्या है, डी क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। ठीक है, और हमारे पास सी क्या है, हमारे पास लैक्टिक एसिड हो गया। और बी क्या है हमारे पास, इथेनॉल हो गया। और ये क्या है हमारे पास, NADPH हो गया। ठीक है, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड कौन सी नहीं है, सिलेवरी ग्लैंड हमारी मल्टी सेलुलर, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री ग्लैंड हमारी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। और ये क्या होती है, ग्रेनुलर सेल से बनी होती है आपकी।
स्वेट ग्लैंड हमारी कौन सी है? मल्टी सेलुलर है। सेबेशियस ग्लैंड क्या आपकी? मल्टी सेलुलर है। सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड ये होगी आपकी मल्टी सेलुलर। बस बचा गोबलेट सेल, वो आपकी किसके बचे? यूनिसेलुलर। तो आंसर हुआ दूसरा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट स्टेप्टेड मसल्स? नॉट स्टेप्टेड मसल्स का क्या होता है? स्प्लेंडर होती है, यूनिसेलुलर होती है, अनब्रांच्ड होती है। आप मैच कर लो कौन सी होगी, ये बचा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ बोन, कौन से होंगे? स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ बॉडी, हाँ भाई स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम का वर्क करता है बॉडी का। वेट बेरिंग फंक्शन, हाँ। मस्कुलर अटैचमेंट, हाँ। टेंडन से अटैच होते हैं आपके वो, इसी से तो होते हैं बोन से। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, हाँ। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, हाँ बोन मैरो में ब्लड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करते हैं बोन। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए? सारे सही हो गए इसके। चूज द करेक्ट मैच पेयर। क्या हुआ कि आपका सिंपल इपिथेलियम किसमें पाया जाएगा? आपका सिंपल इपिथेलियम मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, नहीं। ये आपका सिंपल इपिथेलियम पाया जाता है बॉडी कैविटी ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है सिंपल एपिथेलियम। सेकंड क्या बोला है? स्क्वेमस इपिथेलियम आपका इनर ब्रोंक्यूल्स में, नहीं। हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है आपकी सैक्स ऑफ लंग्स में एंड ब्लड वेसल्स में। डिफ्यूजन का वर्क करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तीसरा क्या है? लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, नहीं। इसमें कौन से होते हैं आपके? इसमें होते हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम। स्टोमच एंड इंटेस्टाइन के लिए कौन से होते हैं आपके? कॉलमनर एपिथेलियम। और लेकिन क्यूबाइडल एपिथेलियम के लिए कौन से होते हैं आपके? ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी एंड मेंटेन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब क्या बचा ये वाला ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नहीं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन तो हमारा किसका पहुंच गया? आपका किसका पार्ट है आपका? इसका क्यूबाइडल एपिथेलियम का। तो ये हमारा सही है, करेक्ट किया है हमारा ये किसका? क्यूबाइडल एपिथेलियम का। मैंने आपको ऊपर बताया ये किसका है? क्यूबाइडल एपिथेलियम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर कंपाउंड एपिथेलियम इज फाउंड। फेरिंग्स में पाई जाती है, ठीक है। सरफेस ऑफ स्किन, हाँ। पीसीटी नहीं भाई, ये नेफ्रॉन का पार्ट आ गया। ये मल्टी सेल उसमें नहीं आई, आपकी कंपाउंड में नहीं आई, तो ये काट देते हैं। मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, हाँ ठीक है। और क्या कह रहा है कि इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, हाँ हाँ। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, हाँ। मोस्ट सरफेस इस पे नहीं पाई जाती, इस पे पाई जाती है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो गया? ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द थाइकोडोंट और डाइफोडोंट एंड हेट्रोडोंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। थाइकोडोंट वो होते हैं जो सॉकेट में प्रेजेंट हो, और डाइफोडोंट वो होते हैं जो कि लाइफ में दो बार हो, जैसे हमारे में होते हैं टेम्परेरी और परमानेंट टीथ होते हैं। हेट्रोडोंट हमारे डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ये काफी टाइप के टीथ हैं। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक की किसकी? मैमल की है। हार्ड chewing surface of teeth made of the helping in mastication, कौन है? enamel, hardest part of which of the following graph showing the correct description of effect of pH and enzyme, कौन सा शो करता है? जैसे ये देखो, आपका pH इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद अगर आपने क्या करा, pH बढ़ाया, तो वो क्या एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। तो हमारा क्या होगा? सेकंड। The tongue is attached to the floor of the oral cavity by neuron. Which of the following is the longest part of the small intestine? Ileum. स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? आपकी इलियम होती है। The wall of colon has sac-like structure is known as, sac-like structure कौन सा होता है हमारे? हिस्टोरिया। The layer of oblique muscles are present in stomach, कौन सी होती है? बिटवीन सर्कुलर एंड सब म्यूकोसा कैन बीच में होती है ऑब्लिक मसल्स, बिटवीन
सर्कुलर एंड सबम्यूकोसा, लास्ट वाला हुआ फोर्थ वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप इन प्लांट इन डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ और इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। प्लांट के डिफरेंट ग्रोथ स्टेज पे मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप्ड होते हैं इन्वायरमेंटल के रेस्पॉन्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या होता है कि आपके देखा होगा कि टेरेस्ट्रियल में अलग है, एक्वेटिक में अलग है, लीफ के अलग अलग तरह की। जैसे आप बटर कप देखिए, बटर कप में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का तो अच्छा खासा लीफ होता है, लेकिन एक्वेटिक में थोड़ा स्पाइन टाइप का लीफ होता है। देखो ये देखिए आप बटर कप में, टेरेस्ट्रियल में इस तरह का, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो गई, टेरेस्ट्रियल में अलग है और एक्वेटिक में स्पाइन टाइप की है, तो इसको ये क्या होती है, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। लेकर्स फ्रूट्स में देखिए जुवेनाइल स्टेट में ऐसा है, अडल्ट में ऐसा है, कि क्या कर रहा है, ये अपनी स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर रहा है, किसके रेस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कोर कैम्बियम फ्रॉम पेरेन्काइमेटा सेल ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ। आपने पेरेन्काइमस सेल सुने होंगे, पेरेन्काइमेटा सेल में मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज आ जाती है, जिससे कॉर्क कॉर्टेक्स के अंदर क्या बोलाते हैं, कोर कैम्बियम फॉर्मेशन हो जाता है। कोर कैम्बियम फॉर्मेशन को इसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द टर्म सिनर्जेटिक एक्शन इज रेफर टू एज। क्या होते हैं, दो हार्मोन्स एक जैसा काम कर रहे हो, एक फंक्शन कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम सिनर्जेटिक। अब कैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें से क्या हुआ, द टू हार्मोन्स एक्टेड टुगेदर ब्रिंग आउट अपोजिट इफेक्ट, नहीं। व्हेन टू हार्मोन आर सेम केमिकल कंपोजिशन, नहीं। डिफरेंट हार्मोन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जेटिक एक्शन। मैं इसका एग्जांपल अभी बताऊंगा। क्या, मैनी हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट ए वन फंक्शन। कोई हार्मोन्स जो होंगे काफी डिफरेंट टाइप के, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जेटिक एक्शन। जैसे एक होता है सिनर्जेटिक एक्शन में, देखो, टू और मोर ग्रोथ रेगुलेटर में बी सिमिलर इन देयर एक्शन। दो से ज्यादा जो भी रेगुलेटर हैं वो एक सिमिलर फंक्शन को कर रहे हैं, एंड देयर इफेक्ट इज मोर देन सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। जो उनका इफेक्ट है वो एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा जो लोग जुड़े तो इफेक्ट तो ज्यादा ही होगा ना। तो एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सिन और जिब्रेलिन का। क्या करते हैं, वो स्टेम को एलोंगेशन करते हैं बाय, क्या करते हैं, स्टेम को एलोंगेशन करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म। लेकिन आप अगर उसकी बात करें, एबीए की बात करें तो, और इथाइलिन की बात करें तो, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है स्टेम की ग्रोथ को। और अलग दूसरा क्या इफेक्ट है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट वो होता है, क्या होता है कि इसमें क्या, दो से ज्यादा हार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेटर वो अपोजिट एक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्या होता है इसमें, ऑक्सिन हुआ, और ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, इसका अपोजिट करता है। जैसे सिट्रिक फ्रूट क्या करता है, डीग्रीन इन डन बाय द इथाइलिन वाइल रीग्रीनिंग बाय द डन बाय द जिब्रेलिन। ठीक है,